आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स। तो ये हमारा एक टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर से। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमें डिसऑर्डर्स को पढ़ना है कि कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो सकते हैं। एक बेबी जब डेवलप हो रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं जो एक बेबी को हो सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या उसके काजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस दैट अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एक बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस आती हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं एक बेबी को डेवलप होने के लिए। ये जो है 9 मंथ्स का टाइम होता है। इन टाइम के अंदर कहीं भी डिफरेंट स्टेजेस पर कोई ना कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई चीज़ जो डेवलप नहीं हो पाती, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें एक बेबी को जो है वो कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई डिसऑर्डर उसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। तो अब इन डिसऑर्डर्स के जो काजेज़ हैं वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह मौजूद है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है ये डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, यानी कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर मिलकर इस बेबी के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर काज कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बेबी को और उसकी मदर को दोनों को जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है इसका इम्पैक्ट, और ये डेवलपिंग फीटस को सही से डेवलप नहीं होने देता और इसके अंदर से प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है। अब इसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो डिसऑर्डर्स हैं मैटरनल ड्राइव्ड एबनॉर्मेलिटी, यानी कि ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो कि मदर के अंदर मौजूद है। तो मैटरनल वर्ड जो है ये हमेशा मदर के लिए यूज़ होता है। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि मदर के अंदर मौजूद हैं और उसकी वजह से बेबी को क्या प्रॉब्लम्स होंगी उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अब मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, अगर मदर की हेल्थ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बेबी पर भी हमें दिखता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर मदर की हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अगर मदर को जो है वो डायबिटीज़ है, और अगर मदर को डायबिटीज़ अगर कंटिन्यूस है और अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से बेबी के अंदर भी डिफरेंट एबनॉर्मेलिटी आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मदर के अंदर अगर शुगर का लेवल हाई होगा तो बेबी को भी वो हाई शुगर का लेवल जो है वो मिलेगा ब्लड के थ्रू, जिसकी वजह से बेबी के अंदर जो है उसका बेबी का वेट जो है वो एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा बेबी का, और वेट जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। और उसके बाद दूसरा है ब्लड प्रेशर बढ़ना। अगर मदर का जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा की तरफ जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर भी एक्सेसिव जो है उसका भी ब्लड प्रेशर बेबी का भी बढ़ सकता है, और उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये इनके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। दूसरी एक बीमारी है हमारे पास जिसे कहते हैं रूबेला। ये रूबेला जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये वायरस की वजह से होता है। रूबेला एक वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ये अगर बीमारी मदर के अंदर मौजूद है तो ये ट्रांसमिट हो सकती है फीटस के अंदर, यानी कि बेबी के अंदर भी यही बीमारी हो सकती है। अगर मदर के अंदर ये बीमारी मौजूद है तो ठीक है, लेकिन ये अगर ट्रांसफ़र हो जाती है बेबी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसके वजह से बेबी के अंदर बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस एक इन्फेक्शन की वजह से बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो सारे जो है कलेक्टिवली कहलाते हैं CRS, जिसे हम कहते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम जब भी एक से ज़्यादा जो है वो सिम्पटम्स हो या एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो तो उसे हम सिंड्रोम का वर्ड यूज़ करते हैं। मदर के अंदर जो है वो रूबेला इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से बेबी के अंदर बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कि द इन्फेक्शन कैन काज डेवलपमेंटल डिलेज, डिफरेंट चीज़ों की डेवलपमेंट जो है वो रुक सकती है इसके अंदर, यानी कि उसके अंदर डिले आ सकता है। नर्वस सिस्टम अगर डेवलप होना था वो हो सकता है कि नर्वस सिस्टम डेवलप ना हो, या फिर बेबी के अंदर दूसरे जैसे कि हेयरिंग लॉस हो सकता है। बेबी जो है वो डीफ हो जाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। और कैटरैक्ट्स हो सकते हैं। कैटरैक्ट्स का मतलब है कि उसके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, यानी कि उसकी आँखों के अंदर एक मतलब कि वो ब्लाइंड हो सकता है, उसकी आँखों के अंदर प्रॉब्लम्स होगी। और हार्ट डिफेक्ट्स, उसकी हार्ट के अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स आ सकते हैं। उसका जो है वो हार्ट के अंदर
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर उसके अंदर उसके ब्रेन के अंदर डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, क्योंकि ये चीज़ें जब डेवलप होनी है, तो अगर ये डेवलप नहीं हो पाई तो फिर इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और ये फीटस की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये रूबेला जो है ये एक बीमारी है जो कि बेबी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज कर सकती है अगर ये मदर से बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो गई तो। इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोसेफली आ सकता है। माइक्रोसेफली का मतलब है कि इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल इसकी डिसेबिलिटी है, ये एक यानी कि इसका ब्रेन जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, तो इसका ब्रेन के साइज़ जो है वो स्मॉल होगा और उसकी वजह से इसका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी हमारे पास है पीडीए। पीडीए मतलब पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बेबी के हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल होती है जो कि लंग्स की तरफ जाती है, वो पहले जो है वो यहाँ पर हमारे पास ब्लड को जो है वो वापस हार्ट के अंदर ले आ रही होती है। लेकिन अब ये जो है यहाँ पर कि क्लोज़ नहीं होगी, यानी कि यहाँ से ये दोबारा जब रास्ता खुल जाएगा लंग्स की तरफ ब्लड जाने का, तो यहाँ से ये क्लोज़ होना है, यानी कि यहाँ से अब ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर ना आ पाए, यहाँ से क्लोज़ होना है। तो अगर ये रास्ता क्लोज़ नहीं हुआ, ये ब्लड वेसल यहाँ पे क्लोज़ नहीं हुआ और ब्लड अगर लंग्स की तरफ नहीं गया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, और ये जो है ये बेबी के अंदर अगर हो गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा है कैटरैक्ट्स, यानी कि इसके अंदर आँखों के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी और यहाँ पर जो है वो ब्लाइंड भी बेबी हो सकता है। एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब, यहाँ पर ये दूसरा इशू है जो कि डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है। न्यूरल ट्यूब एबनॉर्मल हो, यानी कि न्यूरल ट्यूब जो है वो सही से डेवलप नहीं होगा, तो अब डेवलपमेंट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इसे हम कहते हैं एनटीडीएस। जब न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाए, न्यूरल ट्यूब जो है वो एबनॉर्मल हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसे एनटीडीएस कहा जाता है। तो जब एनटीडीएस होता है तो इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो स्पाइना बाइफिडा या फिर एनेन्सेफली हो सकता है। स्पाइनल बाइफिडा जो है इसका मतलब है कि इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप सही से नहीं होगी, और वो यहाँ से नीचे वाला एक एंड होता है जहाँ से क्लोज होना होता है स्पाइनल कॉर्ड को, तो वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड क्लोज नहीं होती, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। और एनेन्सेफली का मतलब है इसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ब्रेन जो है वो बहुत ही कम डेवलप होगा और ब्रेन का साइज़ बिल्कुल ही स्मॉल होगा या फिर होगा ही नहीं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनेन्सेफली। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है ये तब होते हैं जब ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोज कम्प्लीटली ड्यूरिंग द ये जो न्यूरल ट्यूब है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्लोज नहीं हो पाएगी। तो अगर ये न्यूरल ट्यूब सही से क्लोज नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से ये स्पाइना बाइफिडा और दूसरे ये जो है एनेन्सेफली हो सकते हैं, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है ये दोनों सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम का हमें डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये दीज कंडीशन कैन रिजल्ट इन अ सीवियर डिसेबिलिटी आर फेटल, तो ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकती हैं, बेबी की डेथ भी इससे हो सकती है, या फिर इसके अंदर बेबी के अंदर बहुत बड़ी डिसेबिलिटी हो सकती है। थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन, यानी कि थायराइड ग्लैंड का काम सही से ना करना कैन काज डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस। अगर मदर के अंदर जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी है, या फिर थायराइड हार्मोन जो है वो क्या है, अंडर एक्टिव है, वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, जिस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन सही से क्रिएट नहीं हो रहे, प्रोडक्शन इनकी नहीं हो रही, और ये सही से जो है ये सही तादाद में, सही क्वांटिटी में ये नहीं मिल रहे हैं बेबी को, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेबी की डेवलपमेंट के अंदर, फिटल ग्रोथ के अंदर। तो अगर ये नहीं मिलेंगे बेबी को, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा मदर के अंदर, तो ये हार्मोन सही से नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से बेबी के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल डिलेज आ सकते हैं, यानी कि बेबी जो है वो उसके अंदर जो चीज़ें डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाएंगी सही से। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है या बाकी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, जिन चीज़ों को डेवलप होना था वो सही से नहीं हो पाएंगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है ये उन चीज़ों को डेवलप करवाता है और उनको स्टिमुलेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद हमारे पास है लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज़, यानी कि जो बेबी है उसकी लिम्ब्स जो है, यानी कि हाथ और बाजू जो है ये सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारे पास लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज़ कहलाता है। और ये अकर ड्यू टू द वेरियस मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स, मदर की हेल्थ फैक्टर या फिर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से जो है ये चीज़ होती है। और ये मदर के अंदर अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं या फिर इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट जो है वो हार्श एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है वो बेबी, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज आएंगे। सर्टेन मेडिकेशन इन्फेक्शन एंड जेनेटिक कंडीशन कैन लीड टू लिम्ब एबनॉर्मेलिटी इन द डेवलपिंग फीटस। डिफरेंट कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस या फिर इन्फेक्शन। तो ये अगर मदर के अंदर मेडिकेशंस जो है कुछ ऐसी मेडिकेशन मदर ले रही है जो कि बेबी के लिए ख़राब हैं, या फिर उसके अंदर जो है मदर के अंदर इन्फेक्शंस चल रहे हैं, जेनेटिक कंडीशंस चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लिम्ब जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसके अंदर लिम्ब जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। और अगर लिम्ब डेवलप ना हो पाए तो उसके अंदर जैसे कि या तो एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती हैं, या फिर मिसिंग फिंगर जो है वो कुछ मिसिंग होती हैं, या ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि शॉर्ट एंड लिम्ब्स, उनकी लिम्ब जो है वो बहुत शॉर्ट होंगी, या फिर लिम्ब जो है उनकी शेप सही नहीं होगी, डीफॉर्म्ड लिम्ब्स होंगी, तो उनकी शेप जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि प्री नेटल केयर रखा जाए, मदर जो है वो अपना केयर करे, अपने बेबी का जो है वो केयर करे, और रेगुलर चेकअप्स जो है वो लाजमी है। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ की कंडीशंस को जो है वो प्रॉपर मैनेज किया जाए, और एंड हेल्प टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द मैटरनल ड्राइव्ड एबनॉर्मलिटी। तो ये सारी एबनॉर्मलिटी जो है इसको रोकने के लिए जो है वो मदर को केयर करना होगा और मदर की केयर करनी होगी। उसके बाद है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब है खुद ब खुद जो है वो प्रेगनेंसी का लॉस हो जाना, इस चीज़ को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एक तो एबॉर्शन वो होती है जो कि खुद जो है वो आर्टिफिशियली करवाई जाती है, तो उस चीज़ को हम सिर्फ एबॉर्शन कहते हैं, एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब है जो खुद ब खुद एबॉर्शन हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, बेबी की डेथ हो जाए, तो ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और इस चीज़ को हम मिसकैरेज भी कहते हैं। मिसकैरेज का मतलब है खुद ब खुद जो है वो बेबी का लॉस हो जाना। इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी। ये जो है वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसमें बेबी जो है वो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, फीटस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है आगे। और उसके बाद ये जो है एक्चुअली 20th वीक के अंदर यानी कि डेवलपमेंट के अंदर जेस्टेशन के जो 20 वीक होते हैं, उन 20 वीक्स के अंदर ये हो सकता है। अगर 20 वीक से अगर ज़्यादा बेबी डेवलप हो चुका है तो उसके बाद इसके चांसेस कम होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप टू 20% ऑफ द ऑल प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज में ख़त्म होती हैं। 20% जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो सारी उसके अंदर ज़्यादातर मिसकैरेज हो जाती है, और मेजॉरिटी जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस कम है। मैनी ऑफ दीज मिसकैरेजेस आर काज्ड बाय मेजर जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये हो सकते हैं। एम्ब्रियो के अंदर अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब एम्ब्रियो के अंदर जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, हो सकता है वो या तो वो मदर से आ रही हों, इनहेरिट हो रही हों, या तो उसके अंदर वहीं पर जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि एरर्स इन द क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम के अंदर एरर आ जाना, यानी कि क्रोमोज़ोम के अंदर चेंज आ जाना, क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर के अंदर या जीन्स के अंदर यानी कि डीएनए के अंदर चेंज आ जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेबी के अंदर जो है वो एबॉर्शन करवा सकती हैं मदर के अंदर, या फिर इसके अंदर से यानी कि मिसकैरेज हो सकती है। द एबनॉर्मलिटीज़ कैन अफेक्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो है डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल जो है वो सेल की ग्रोथ उसको ये नहीं होने देगा, या तो सेल की डिफ्रेंसिएशन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स को बनाने में, तो ये इसको या ये सही से नहीं हो पाएगी, सेल की डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी, या तो एपोप्टोसिस जो है वो सही से नहीं हो पाएगी, यानी कि सेल्स की जो ब्रेकडाउन है, सेल जो है वो जो अननीडेड सेल हैं या फिर जो एबनॉर्मल सेल हैं उनकी ब्रेकडाउन होती रहती है, तो जो है ये प्रोसेस कुछ स्टॉप हो सकते हैं। अफेक्टेड एम्ब्रियो में फेल टू इम्प्लांट, या तो अफेक्टेड एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। अगर इम्प्लांट नहीं हुआ है तो फिर ये जो प्रेगनेंसी है ये लॉस हो जाएगी। इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रेगनेंसी जो है वो आगे बढ़ती है। और डेवलप एबनॉर्मल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, या फिर एम्ब्रियो के अंदर एबनॉर्मल टिश्यूज़ डेवलप हो गए हैं या ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं एबनॉर्मल ऑर्गन्स, तो उसकी वजह से ये जो है प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स और इनकम्पेटेबल विद लाइफ, ऐसे डिफेक्ट्स आ गए हैं जो कि लाइफ के साथ क्या है, इनकम्पेटेबल हैं, मतलब कि वो ज़्यादा आगे चल के उस बेबी के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये आती हैं
और इनकी वजह से जो है वो मिसकैरेज हो जाती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन से काजेज़ हैं, वो कौन से मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मिसकैरेज हो जाती है। तो अब हम अगर बात करें कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर या क्रोमोसोम की शेप के अंदर चेंज आ जाना, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो क्या है, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। और 60% जो केसेस हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के, उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो है वो 60% है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि इसके अंदर एरर इन क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर के अंदर एरर, जैसे कि ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी हमने पढ़ा, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो या तो एक बढ़ जाए या क्रोमोसोम एक कम हो जाए, तो ये मोनोसोमी कहलाता है, और बढ़ जाए तो ये ट्राइसोमी कहलाता है। ये हमने क्रोमोसोम वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देखें। और स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाना क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि डिलीशन या ट्रांसलोकेशन, या फिर ये आपके पास जो है वो क्रोमोसोम या तो छोटा पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाता है, और ये ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि दो क्रोमोसोम के बीच में वो पार्ट एक्सचेंज हो जाना। तो ये चीज़ें जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आर रैंडम इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ज़्यादातर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं। ये जो है इनका कोई काज नहीं होता है कि ये क्यों हो रहे हैं, इनका काज हमें नहीं पता और हम प्रिडिक्ट भी ज़्यादातर नहीं कर सकते। तो इनका जो ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर सेल डिविजन्स के अंदर होते हैं, जो कि एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इनके अंदर जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर हेराफेरी हो सकती है। बट सम ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, हो सकता है कि कुछ इनके अंदर जो है वो पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हों। उसके बाद बात करते हैं जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन यानी कि कुछ ऐसे जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाना, यानी कि जीन का चेंज हो जाना, जीन की कोडिंग का चेंज हो जाना। जब जीन की कोडिंग चेंज हो जाती है तो उसके अंदर कुछ खास प्रोटीन जो होती है वो नहीं बन पाती, तो उसकी वजह से एबॉर्शन हो सकती है। या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि डिफरेंट जीन से, देखें हर चीज़ क्या होती है, जीन से बनती है। सारी चीज़ें जो है वो सारे प्रोटीन वो जीन से बनती हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कि किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शन को, किसी इम्पॉर्टेंट स्टेज को जो है वो मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि सेल की प्रोलिफरेशन करवा रहे हो या फिर वो डिफ्रेंसिएशन करवा रहे हो, तो अगर वो प्रोटीन्स नहीं बनती, रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है वो भी नहीं बन पाती, तो उसकी वजह से जो बेबी के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ आते हैं। ये डिस्टर्ब द नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इसकी वजह से नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स करवा रही हैं, और वो प्रोटीन्स उनकी जो जीन थी वो म्यूटेशन उनके अंदर आ चुकी है और वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हुई, तो इसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। इनहेरिट म्यूटेशन इन द जीन्स सच एज है, कुछ म्यूटेशन होती हैं जो इनहेरिट होती हैं, यानी कि पेरेंट्स से आती हैं, जैसे कि BRCA1। तो ये एक म्यूटेशन है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन है। BRCA2 भी है। ये दो जो जीन्स हैं, इनके अंदर जब म्यूटेशन आ जाती है तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है और ओवरियन कैंसर होता है, ओवरी के अंदर भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो दो जीन्स हैं इनकी वजह से ये कैंसर होता है, और अगर ये जो है ये कैंसर हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो मिसकैरेज हो सकता है, उसके अंदर बेबी के अंदर मिसकैरेज हो सकता है। एपिजेनिक मॉडिफिकेशन, इसके अंदर भी चेंज आता है, लेकिन वो चेंज जो है वो DNA की सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं आता। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है, उसके अंदर चेंज आ जाता है। जो जीन है वो सही से एक्सप्रेस नहीं हो पाती, उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन आ जाती है, कुछ चेंज आ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एपिजेनिक मॉडिफिकेशन। तो ये जो है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अंदर ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डाइट और स्ट्रेस। इसकी वजह से जो जीन की एक्सप्रेशन है वो या तो रुक जाती है या तो वो मॉडिफाई हो जाती है, तो ये एपिजेनिक मॉडिफिकेशन कहलाती है। या तो इसके अंदर इनहेरिटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इस जीन के एक्सप्रेशन को जो है वो उसके अंदर आगे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं। एबनॉर्मल एपिजेनिक मॉडिफिकेशन कैन अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन। एपिजेनिक मॉडिफिकेशन जो है वो हो सकता है कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन एबनॉर्मल जो होती है, एबनॉर्मल एपिजेनिक मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, चेंज आता है, और वो जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, इशू आता है, और उसकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सभी की समरी ये है कि एबनॉर्मलिटीज़ जो आती हैं एम्ब्रियो के अंदर, उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, और ये जो है नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रोक सकती हैं,
और ये जो है या तो इनहेरिटेड फैक्टर्स की वजह से होती है या तो ये रैंडम इवेंट्स होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिनको रोका नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं फीटल सर्जरी की। फीटल सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो कि फीटस पर जो है वो की जाती है, और ये जो है वो तब की जाती है जब बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क हो फीटस को, यानी कि फीटस की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा हो, या फिर जो है अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो बेबी जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो बेबी के अंदर, तो उसकी वजह से ये जो है सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी मदर के जो है वो पेट के अंदर ही उस बच्चे के ऊपर जो है ये सर्जरी की जाती है, और बच्चा जो है वो यूटेरस के अंदर ही मौजूद होता है, तो वहाँ पर उसको उसकी जो है वो सर्जरी की जाती है, और स्ट्रक्चरल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ को वहाँ पर करेक्ट किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा। आपने स्पाइनो बाइफिडा के बारे में पढ़ा कि वो जो है एक स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है। जो ये तब होता है जब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो करेक्टली क्लोज ना हो पाए, न्यूरल ट्यूब सॉरी क्लोज ना हो पाए। न्यूरल ट्यूब जो है वो जब क्लोज नहीं होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ये स्पाइना बाइफिडा की बीमारी होती है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पाइना बाइफिडा क्या है। स्पाइना बाइफिडा यहाँ पर जब न्यूरल ट्यूब जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं हो पाती, तो यहाँ से जो है वो एक तरह का न्यूरल ट्यूब जो है यहाँ से बाहर आ जाती है, इस वर्टिब्रेट से जो है ये बाहर आ जाती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो विजुअली हम देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक जो है वो एक बड सा बन जाता है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। मेनिन्जीज भी जो है ये एक्सपोज्ड होती हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा जो है ये आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बेबी के पेट पर वर्टिब्रे जो है यहाँ पर इसके बाहर ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, वर्टिब्रा से भी बाहर आ जाती है ये स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके पास जो है वो नॉर्मल फिगर दिखाई गई है। इसके अंदर नॉर्मल स्पाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रा जो है ये वर्टिब्रा के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि यहाँ पर वर्टिब्रा से बाहर है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, और इसको करेक्ट किया जा सकता है फीटल सर्जरी के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा जो है इंसिजन किया जाता है, यानी कि एक कट लगाया जाता है मदर के एब्डोमेन पर, और यूटेरस पर भी एक कट लगाया जाता है, यूटेरस को जो है वो ओपन किया जाता है, और उसके बाद इसको रिपेयर किया जाता है इस स्पाइना बाइफिडा को। तो जब इसको रिपेयर किया जाएगा, उसको ओपन करके बेबी के बैक पर ये स्पाइना बाइफिडा इसको रिपेयर किया जाएगा, और जब ये रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद इस जो है वो डैमेज से बच सकता है, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड सही से जो है वो डेवलप होगा, और बेबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, बेबी की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, और उसकी वजह से बेबी जो है वो वॉक भी कर सकता है। और जब बेबी सही से डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर ब्लैडर के इश्यूज़ भी नॉर्मल होंगे, ब्लैडर के अंदर कोई इशू नहीं होगा, और बॉवल फंक्शन यानी कि उसकी जो डाइजेशन का फंक्शन है वो भी सही से यहाँ पर परफॉर्म हो रहा होगा। तो ये जो फीटल सर्जरी है ये फीटस पर जो है परफॉर्म की जाती है, जब फीटस की जान बहुत ज़्यादा खतरे में हो तब ये चीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एजिंग का जो टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको स्टार्ट करेंगे, और इसमें हो सकता है 1 या 2 लेक्चर्स इसके बन जाएँ, तो इसको हम कवर करेंगे। और वहाँ पर हमारे पास जो है इवोल्यूशन का चैप्टर वो भी कंटिन्यू है, तो उसके लेक्चर्स भी आपको इंशाल्लाह जल्दी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।